Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss electrochemistry. Dear friends, electrochemistry फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो नीट एग्जामिनेशन में, आईआईटी, जेई और 12th बोर्ड में अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। बेसिक टॉपिक भी है, समझने का टॉपिक है। इन जनरल स्टूडेंट के अलावा और भी आदमी जैसे इन जनरल भी समझ सकते हो कि साहब ये हमारे पास में आजकल हर आदमी के पास मोबाइल होता है, घड़ी होती है, इन सब में सेल लगे होते हैं। बोले साहब ये जो सेल है या बैटरी है कैसे वर्क करती है? ये डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप इसको चार्ज पे लगा देते हो, फिर एक्शन करती रहती है ये, यानी ये एक वर्क करती है। तो हम क्या करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की चीजें डिस्कस करते हैं वैसे मेनली। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी इससे रिलेटेड ही है कि साहब कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कोई नहीं करता, तो ये क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो आज हम आपको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें पर्टिकुलरली सबसे पहले आप बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, आपको बता दूं। एक तो बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल्स, इस गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इनको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। और दूसरे होते हैं आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरे होते हैं आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल या इसको कहते हैं वोल्टिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक एक्चुअल में ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि एक यूजफुल वर्क है एक्चुअल में देखा जाए तो। मैं अभी आपसे कह रहा था आपके पास में मोबाइल में एक बैटरी लगी हुई है, एक सेल लगा हुआ है, घड़ी में भी होता है, रेडियो वगैरह में होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। क्या करता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हमको क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर मैं बोलूं कि ये सेल कोई यूजफुल वर्क करते हैं। और क्या यूजफुल वर्क है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। आप मोटर चलाओ इनसे। तो मेरा कहने का मतलब था कि पहली बात इसके अंदर कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी, इसके अंदर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। पहली लाइन बताइए आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। दूसरी लाइन, अपने आप होता है, मतलब प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस के लिए रिएक्शन जो हो रही होगी उसके अंदर उसका फ्री एनर्जी चेंज विद नेगेटिव साइन, ये इसकी डेफिनेशन है। और तीसरी बात मैं बोल रहा था, क्या हो रहा था इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी। यानी इसके अंदर जो वर्क है वो एक्चुअल में यूजफुल वर्क है। कैसा वर्क है, यूजफुल वर्क होता है। और आपको बता दूं थर्मोडायनेमिक्स में जो जितने भी यूजफुल वर्क होते हैं वो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बराबर होते हैं। ध्यान रखें आप, दो तरह के वर्क होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में मेनली। एक तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसके अंदर गैस एक्सपेंड कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन करती रहती है। और दूसरे इनके अलावा जितने भी वर्क हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल वर्क हो एमजीएच, या चाहे इसकी बात की जाए इलेक्ट्रिकल वर्क हो, ये सब क्या बोले जाते हैं, यूजफुल वर्क। और यूजफुल वर्क की डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क के बराबर होती है। तो इसके अंदर जो यूजफुल वर्क था वो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेशन ऑफ क्या नाम था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। चौथा पॉइंट बोल रहा हूं इंट्रोडक्शन का, कैसा था, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। और वो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो आपको पता है किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। वो इक्वल होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के। अब आप फिर देखिए हमारी लाइन, जो चार्ज है हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मैग्नीट्यूड है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का। यदि मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक मोल, तो आप इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू नियरली 96500 कूलम पर मोल आता है ये चार्ज। और पता है क्या कहते हैं इसको, 1 फैराडे। इसे हम कहते हैं 1 फैराडे।
यानी जो चार्ज है एक मोल इलेक्ट्रॉन पर होता है 96500 कूलम नियरली, और इसको क्या बोलते हैं, 1 फैराडे चार्ज कहते हैं। तो जो टोटल चार्ज है वो आपके पास में NF तो हो गया चार्ज, N क्या चीज है, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली रिडॉक्स हो गई, और ये तो हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं यहाँ पे सेल पोटेंशियल। तो ये आपके पास में यूजफुल वर्क है जो किसके बराबर है एक्चुअल में, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बराबर, नेगेटिव, और वी कैन से डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इक्वल्स टू NFE सेल। किसके बराबर हो गया, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है, NFE सेल के। ठीक है, अब अगली बात सुनो, नेक्स्ट पॉइंट है साहब इसके अंदर कि वर्क, ये इसमें रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन, तो इनमें होती है साहब रिडॉक्स रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल और जो वोल्टिक सेल होते हैं इनके अंदर क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कहते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं आप एनोड, जिस पर ऑक्सीडेशन उसका नाम है एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं अपन, कैथोड, उसे कहते हैं कैथोड। अब आप समझो इधर देखो, एक बिल्कुल सिंपल, फिर उसके बाद सेल जनरेट करूंगा। ये मेरे पास में ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसमें क्या किया, एक जिंक की स्ट्रिप डाल दी, इसमें जिंक की एक रॉड डाल दी, स्ट्रिप डाल दी। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा कि साहब ये जो जिंक था, ये एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में से ये तो जिंक सल्फेट के फॉर्म में कंपाउंड बनाने लगा जिंक सल्फेट का, और ये जो कॉपर आयन थे ये इस पर डिपॉजिट होने लगे, यहाँ पर क्या होने लगे, आपके पास में डिपॉजिट होने लगे। यानी मैं आपको इस पॉइंट की बात बताऊं, ध्यान से देखो, यदि इस पॉइंट की, इसकी सरफेस की बात बताऊं तो ऐसा है, आप इसको समझिए। ये आपके पास में जिंक स्ट्रिप है जिसमें ये जिंक के मेटल थे, एटम है, ये जिंक है, ध्यान से देखना, ये जिंक की स्ट्रिप थी जिसमें जिंक के मेटल थे। अच्छा, जब ये रिएक्शन हुई तो उस समय क्या हुआ, ये जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया, ध्यान से देखो, ये जिंक का एटम तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, ये तो कन्वर्ट हो गया साहब जिंक +2 आयन में, सॉल्यूशन में चला गया, ये तो समझ लिया आप। और जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 आयन था उसने गेन किए ये इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे, और वो किस में डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में। ऐसे हुआ, आप समझना ध्यान से इस रिएक्शन को देखो। तो ये क्या है, जिंक धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन का जो कॉपर आयन है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है कॉपर मेटल की फॉर्म में। वापस देखो, इस जगह का फोटो दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर क्या थे, जिंक के एटम थे, तो जिंक का एक एटम आयोनाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप पर है, सरफेस पर है, कॉपर आयन आया सरफेस के पास, इलेक्ट्रॉन गेन किए और डिपॉजिट हो गया कॉपर में। तो पता लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो डिसअपीयर होने लग जाएगा। इसका मतलब कॉपर आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। ठीक है, बाद में जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या मैं बोलूं पूरा कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कंप्लीट, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को आप ध्यान से, रिडॉक्स है देखो, क्योंकि जिंक का तो हुआ ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर +2 आयन थे उसका हो गया रिडक्शन, है ना, रिडॉक्स। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को यदि किसी तरह से ऐसे कर दिया जाए जिससे ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, बस, तो उस करने के तरीके को, वो जो मैनर है ना, या इसके कंस्ट्रक्शन को ही गैल्वेनिक सेल कहेंगे। क्या बोला मैंने दोबारा, इस केमिकल रिएक्शन को, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को समझ बैठ रहे हैं, आप किसी तरीके से इस तरह अरेंज करो, या ऐसी कोई इसमें सेल बनाओ, या इसकी डिवाइस तैयार करो जिससे ये रिएक्शन क्या करने लग जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने लग जाए, या मैं बोलूं यूजफुल वर्क करने लग जाए। तो बस आप उस डिवाइस को, या जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, उसी का नाम गैल्वेनिक सेल रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास में, जैसे डैनियल सेल में यही एग्जांपल लिया था, देखो आपको समझाता हूं। जैसे इसी का डैनियल सेल देखो आप, एक जनरल गैल्वेनिक सेल है डैनियल सेल। उसमें क्या किया कि ये जो जिंक की रॉड थी इसको एक अलग कंपार्टमेंट में लिया, जिसके अंदर भरा हुआ था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। दूसरी एक कॉपर की रॉड ली, एक ली साहब कॉपर की रॉड, और इसको डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन था साहब कॉपर सल्फेट का एक्वस, और इन दोनों रोड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से क्या कर दिया, यहां पर इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, ये वोल्टमीटर लगा दिया इसमें, वायर से कनेक्ट करके, और ये क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। अब देखना आप ध्यान से, डैनियल सेल के बारे में बता रहा हूं। और क्या किया,
और क्या किया, इन ये जो सॉल्यूशन थे आपके पास में दोनों ही सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज से। हर चीज का अपने आप में एक अलग वर्क है, इसको कनेक्ट कर दिया साहब इस सॉल्ट ब्रिज से। दोनों जो सॉल्यूशन है इनको आउटर सर्किट कहते हैं सॉल्ट ब्रिज को, और ये जो वायर है इसको कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये साहब सॉल्ट ब्रिज है। अब सुनिए आप ध्यान से, अब क्या हुआ, एक बार वापस, ये तो एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, एक मॉडल सेल है या एक कॉमन गैल्वेनिक सेल है, जिस जो डैनियल सेल के बारे में बता रहा था मैं वो है। अब ये जो जिंक की रॉड है, इस जिंक पर तो हुआ ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखो, जिंक पर तो हुआ साहब ऑक्सीडेशन, तो उस स्टेट पर ये कन्वर्ट हो गया जिंक +2 आयन में, इलेक्ट्रॉन रह गए इस स्ट्रिप पर, इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव। ध्यान से, ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया था, जिंक +2 आयन में सॉल्यूशन में चले गए वो, जिंक +2 आयन कहां चले गए, सॉल्यूशन में, और स्ट्रिप या सरफेस पर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस ऑक्सीडेशन तो ये हुआ, इसलिए इसका नाम एनोड रहेगा, चार्ज क्या लिख दूंगा, नेगेटिव। अब क्या हुआ आपको पता है कि जिस इंस्टेंट पर ऑक्सीडेशन होता है उसी पर रिडक्शन होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे आउटर सर्किट यानी वायर से होते हुए और इस कॉपर रोड पर आए, अब देखो इधर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस पर गए, जिंक तो हो गया ऑक्सीडाइज, और इलेक्ट्रॉन सर्किट से होते हुए यहां पर आ गए कॉपर पर। अच्छा, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन था, क्यूप्रिक आयन था, उसने इस कॉपर मेटल से लिए इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कहां से आ रहे थे, इस जगह, इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाद में आ जाते हैं, इसलिए इस पर क्या चार्ज कर दिया आपने, प्लस चार्ज असाइन कर दिया, और हुआ क्या कि ये जो आपके पास में क्यूप्रिक आयन थे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके और कन्वर्ट हो गया कॉपर में, जहां पर रिडक्शन होता है उसको कहते हो कैथोड। यदि देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन रिच था, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इस पे चार्ज लिख दिया जाता है पॉजिटिव। यहां तक की बात आपको समझ बैठ गई होगी, ठीक है। ये बात थी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की। अब वापस सुनो, अब देखना ध्यान से, जब इनिशियल कंडीशन की बात की जाए तो ये न्यूट्रल था, जैसे जिंक इसके अंदर से ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हुआ, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पर चार्ज और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर चार्ज, इलेक्ट्रोड पर चार्ज और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर, क्योंकि क्यूप्रिक आयन तो हो गया आपके पास में प्रेसिपिटेट, और सॉल्यूशन में क्या बच गया, सल्फेट आयन। इलेक्ट्रोड पर और इलेक्ट्रोलाइट पर चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और अपोजिट चार्ज से जो ग्रेडियंट जनरेट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट मे बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्शन। सपोज जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो मैं इसको बोल दूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन हुआ तो इसे कहते हैं अपन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो, अभी देखो इसके बारे में समझिए। अब मैंने क्या किया साहब, वायर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग गया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब आपको ओम्स लॉ मालूम है, V बराबर होता है साहब IR, V बराबर IR। अब आपने जो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा रखा था, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा रखा है वो हाई रेजिस्टेंस का लो, बहुत हाई रेजिस्टेंस का। जब ये हाई रेजिस्टेंस का रहेंगे तो जो करंट है I वो नेग्लिजिबल, और उस समय जो वोल्टेज होगा इस सेल का उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जनरली सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल। देखो इधर ध्यान से, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। हालांकि सही टर्म तो क्या है, ई सेल या सेल पोटेंशियल, हालांकि इसको EMF भी कह देते हैं। क्या कह रहा था मैं कि आप क्या करना, हाई रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर लेना, हाई रेजिस्ट लेंगे तो करंट क्या रह जाएगा, नेग्लिजिबल, तो उस समय जो वोल्टेज आएगी उसे वो मैक्सिमम वोल्टेज होगी, क्या नाम देंगे आप उसको, सेल पोटेंशियल, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या फिर आप एक काम करो, ये जो आपके पास में वायर था ना, यहाँ पर की ओपन रहने दो, की ओपन रहने दे का मतलब करंट पास नहीं होगा, तो उस समय जो वोल्टेज होगी उसका नाम है आपके पास में, यानी हाईएस्ट वोल्टेज है ये बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो ये तो बात हो गई साहब मेरे पास में इसके कंस्ट्रक्शन की। अब आपको और से बात समझाता हूँ। देखो, ये एनोड पे रिएक्शन हो गई, ये कैथोड पे रिएक्शन हो गई, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मैंने समझा दिया। अब क्या खास बात है कि जो आपके पास में ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ये रिडक्शन पोटेंशियल था। स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन की जाती है, 1 बार तो होना चाहिए प्रेशर, ठीक है, और स्पेसिफिक होना चाहिए टेम्परेचर।
स्पेसिफिक, यानी कोई भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्पेसिफाइड क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। यदि नथिंग इज, इफ नथिंग इज मेंशन देन वी टेकन 298 केल्विन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर लेंगे और कोई यदि दे रखा है तो वही लेंगे, और 1 बार प्रेशर। और यदि आपके पास में कोई आयंस है, कोई भी कैटायन हो या एनायन हो, तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है, 1 इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है उसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, डिनोटेड बाय ई नॉट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मे बी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, बस साइन क्या होता है, अपोजिट। जैसे इधर देखो, सपोज यहां देखिए, ये आपके पास में कोई इलेक्ट्रोड था, सपोज इसका हुआ था ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन में चले गए इलेक्ट्रॉन, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, पहले लिखा जाता है रिएक्टेंट, फिर उसके बाद में लिखा जाता है प्रोडक्ट। और सपोज इसका वोल्टेज है x वोल्ट, कौन सा पोटेंशियल हुआ ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैसा, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो मैं इसी इलेक्ट्रोड की बात करूं, रिडक्शन की बात करूं, सेम इलेक्ट्रोड लेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी यही होगी, मैग्नीट्यूड सेम। उस समय रिएक्टेंट रहेगा कैटायन और ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन का अंतर होगा। इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। तो अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या IUPAC कन्वेंशनल की बात की जाए तो ओनली रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप जैसे बात की जाए, देखो इधर ये जो आपके पास में रिएक्शन थी, इसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये रिएक्शन थी 8 एनोड, रिएक्शन थी साहब 8 एनोड पे, जैसे डैनियल सेल की बात बता रहा हूं, जिंक कन्वर्ट हो गया था जिंक +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पे साहब रिडक्शन हुआ था आपके पास में क्यूप्रिक +2 आयन का, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, और किसमें कन्वर्ट हो गया था, कॉपर में। मैं बोलता हूं साहब नेट रिएक्शन, यानी नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हुई साहब, जिंक सॉलिड है, क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन में है, इट चेंज इनटू जिंक +2 आयन एंड कॉपर मेटल, ये आपके पास में नेट रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इन जनरल स्टूडेंट को ध्यान नहीं रखता है, कभी भी सेल पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स याद करो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और कभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। इसलिए आप क्या करोगे, पहले इनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कन्वर्ट करोगे फ्री एनर्जी में, और फ्री एनर्जी को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। सपोज ये रिएक्शन की फर्स्ट डेल्टा जी, ये इसकी सेकंड और ये इसकी थर्ड, इन तीनों में रिलेशन ये है, चेक करो, डेल्टा जी 3, इन दोनों को ऐड करके तो लाया हूं मैं, ये तीनों में रिलेशन है। अब डेल्टा जी की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, -NFe, n की वैल्यू 2, ये फैराडे कांस्टेंट, और ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड को चेक करो, क्या है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका, एनोड का, चेक कर लीजिए आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। फिर डेल्टा जी 2 की वैल्यू लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वही 2 है, 2f, और ये आपके पास में है साहब रिडक्शन पोटेंशियल, चेक कर लीजिए, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का, चेक करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, डेल्टा जी 3 की यदि मैं बात करता हूं तो ये नेट रिएक्शन है, नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2, बराबर होने चाहिए, जितने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उतने कंजम्पशन होने चाहिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर। तो इस डेल्टा जी 3 की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन तो वही 2, ये f, और यहां पर क्या बोलोगे इसको, ई सेल पोटेंशियल। अब आप तीनों की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा जी 3 की वैल्यू ये, डेल्टा जी 1 2 3, इन तीनों को आप वैल्यू पुट करो। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, रख के देखिए, तो आप इन तीनों के वैल्यू को पुट कर दीजिए इस डेल्टा जी के रिलेशन में। तो देख मैं रखता हूं, देखो -2f इंटू सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस, डेल्टा जी 1 की वैल्यू लिख रहा हूं, -2f ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जैसा है वैसे लिखते जाना, प्लस
प्लस साइन लिखेंगे, वैल्यू माइनस में -2f रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आगे और चेक कर लो, 2f से 2f कॉमन लेके इधर से काट दीजिए तो आपके पास में ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। चेक कर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस साइन था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस था, यहां पर आ जाएगा प्लस। चेक कर लेना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो आप इस फॉर्मूले से सेल का क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सेल पोटेंशियल, और क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई कन्वेंशन की IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ओनली रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में यदि लिखना है तो साइन बदल दूंगा। तो जो मोर कन्वीनियंट फॉर्मूला है वो ये है, ई सेल इक्वल्स टू, ये नेगेटिव हो जाएगा जैसे रिडक्शन लिखूंगा तो रिडक्शन को लिख दो, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी मतलब ये निकला, आप समझना, अब मैं नाम बार बार नहीं लूंगा रिडक्शन पोटेंशियल, मैं लूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं बोल देता हूं कि कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस को, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल कहते हैं। आप ध्यान से वापस, जैसा मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि साहब ये कैसे हैं, एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन होती है, इनके अंदर अपने आप वर्क करते हैं। स्पॉन्टेनिटी के लिए जरूरी है, इस रिएक्शन के लिए कि डेल्टा जी का किस मान जरूरी है, नेगेटिव है। और रिलेशन ये था डेल्टा जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इक्वल्स टू -NF ई सेल। अब देखना इधर ध्यान से, ये वैल्यू नेगेटिव में आए इसलिए जरूरी है कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आना चाहिए। सेल पोटेंशियल किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। और इधर देखो, और सेल पोटेंशियल जब आएगा पॉजिटिव में, देन कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन एनोड। इट मींस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड वी कैन से द, देखो ध्यान से, एंड वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू वायर और आउटर सर्किट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इस तरह से एनोड टू कैथोड, ये आपके पास में नेगेटिव साइन था, इस पे पॉजिटिव साइन था, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो तो हो रहा था ऐसे। एंड द फ्लो ऑफ करंट, ये कैथोड ध्यान रखना, एंड फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर हो गया ना, कैथोड टू एनोड, क्योंकि हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो ये मेरे पास में था इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि साहब आपने ये सॉल्ट ब्रिज क्यों लगा रखी थी, उसका भी तो कोई यूज होता होगा कि साहब इसके अंदर आपने जो दोनों सॉल्यूशन है उसको सॉल्ट ब्रिज से क्यों कनेक्ट कर रखा था। तो वो देखो एक बार 2-3 काम करते हैं। एक तो इनर सर्किट को तो वो पूरा करती है, लेकिन क्या खास वर्क है वो आपको समझा देता हूं, समझना क्या खास वर्क है। पहली बात, जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयन, तो यहाँ पर क्या कैटायन की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो इजी हो रहा था ना, फ्लो वो इतना इजी नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर चेक करो, जब यहाँ पर कॉपर आयन जो थे वो तो हो जाएंगे डिस्चार्ज, तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएंगे यहाँ पर सल्फेट आयन। जब सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय इन्हीं की टेंडेंसी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं। इस प्रोसेस को, यानी कैटायन और एनायन जो सॉल्यूशन हो गया ना पोलराइज, इस पोलैरिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर देते हैं। क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, किसी ऐसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KNO3 वगैरह, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है अगार अगार के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भर देते हैं और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग इसलिए लगा देते हैं जिससे आयन एक साथ डिफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पर कैटायन की कंसंट्रेशन थी, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में से एनायन एनोड की ओर, ठीक है, और इसके अंदर से क्या यहाँ पर सल्फेट की कंसंट्रेशन हो गई, तो ये कैटायन इधर
ध्यान रखने की बात है कि जो आयंस है यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर आयन फ्लो करते हैं सॉल्ट ब्रिज के, तो उनकी जो मोबिलिटी है वो नियरली कंपेरेबली सेम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। तो दो लाइन, एक तो इनर सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल में क्या मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है। और एक और छोटी सी बात कि इसको काम में लेने से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता, उसको और सुन लो आप एक बार। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या था, जैसे सपोज ये मेरे पास सेल था, मैंने जो शुरू में बनाया था आपको, जैसे मैंने शुरू में बना दिया था, ये कॉपर सल्फेट था, ये जिंक की स्ट्रिप थी, तो क्या हो रहा था, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। आप समझना कि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन तो कम हो रही थी और जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो, जब ये दोनों सॉल्यूशन, इसके अंदर मान लीजिए कंसंट्रेशन T1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, तो जिस समय ये सॉल्यूशन मिलेंगे इंटरफेस पर, उस समय भी एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो आप सॉल्ट ब्रिज यूज करके इस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से छुटकारा पा सकते हो। तो ये भी एक वर्क है कि इसके यूज से लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता, क्योंकि हम तो दोनों सॉल्यूशन को क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने देते हैं। तो ये था मेरे पास में गैल्वेनिक सेल की। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, अब इसका रिप्रेजेंटेशन है कि इलेक्ट्रोड, पहली लाइन कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, एनोड, साइन कैसा था उस पे, नेगेटिव। राइट हैंड साइड में लिखते हैं कैथोड, किससे डिनोट करते हैं, प्लस साइन से, और बीच में लिखते हैं दोनों के सॉल्ट ब्रिज। दूसरी लाइन, जब स्पीसीज, जैसे इसी डैनियल सेल की बात करूं, जब स्पीसीज की फेज अलग अलग हो, ये सॉलिड था और ये एक्वस सॉल्यूशन में था, इसकी कोई कंसंट्रेशन थी M1, जब फेज अलग अलग हो तो उनको सेपरेट किया जाता है सिंगल वर्टिकल लाइन से। जैसे यहाँ पर पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है, क्यूप्रिक आयन था, एक्वस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन थी सपोज N2, और ये किस में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर में, ये सॉलिड। जब दोनों की फेज डिफरेंस हो तो आप क्या करोगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से डिनोट करोगे, और सॉल्ट ब्रिज को डिनोट किया जाता है डबल वर्टिकल लाइन से। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन है किसका, गैल्वेनिक सेल का या वोल्टिक सेल का। जैसे मैंने डैनियल सेल को लिखा, किसको लिखा मैंने, डैनियल सेल को, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो आपको छोटे छोटे दो क्वेश्चन समझा दूं, बिल्कुल सिंपल दो क्वेश्चन देखो। सबसे पहले कोई पूछे, देखिए कि साहब इस रिएक्शन का, इधर देखो एल्यूमिनियम और यहाँ पर डाल दिया साहब मैंने, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाल दिया एल्यूमिनियम, तो होता क्या है, अभी थोड़ा सा आपको मालूम नहीं है, तो एल्यूमिनियम तो कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम नाइट्रेट में, और सिल्वर है जो डिपॉजिट हो जाती है। बोले साहब इसका आप स्टैंडर्ड कंडीशन में गैल्वेनिक सेल बना के दिखाओ, तो आप चेक करोगे एल्यूमिनियम का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा, उसको क्या बोलोगे, एनोड। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये एल्यूमिनियम सॉलिड, वो किसके अंदर गया साहब, सॉल्यूशन में, किसमें, एल्यूमिनियम +3 में, उसकी कोई कंसंट्रेशन होगी M1, बीच में क्या लिखोगे, सॉल्ट ब्रिज। रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का, कहां पे था वो, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में था, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, M2, उसकी कंसंट्रेशन लिख देता हूं, किसमें कन्वर्ट हुआ, वो सिल्वर में। बोले साहब ये इसका रिप्रेजेंटेशन, ये सॉल्ट ब्रिज, ये क्या चीज है इसकी, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा यदि स्टैंडर्ड कंडीशन कोई दे दे आपको, बोले साहब स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अंडरस्टूड है किसी आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है,